मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में हम आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में बताएंगे। चिकित्सा विज्ञान एवं साक्ष्य विधि के संबंध में आपको हम जानकारी देंगे। इसमें मित्रों कुछ आपको शीर्षक में संक्षिप्त में बताते चल रहे हैं, फिर आगे आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें चिकित्सा साक्ष्य का समर्थन दो सिद्ध का आधार। चिकित्सा साक्ष्य एक ऐसी विधि है मित्रों, इसमें दो सिद्ध का आधार हो सकती है। चिकित्सा साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। इसके विषय में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक विधिक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण जानकारी है। अभियुक्त को चोट का स्पष्टीकरण, यदि अभियुक्त का चोट का स्पष्टीकरण नहीं है तो इसमें, अगर इस चोट स्पष्ट नहीं है तो इसमें अभियुक्त को लाभ इसमें मिलेगा और संदेह का लाभ इसमें दिया जाएगा। उपस्थिति का अविवादित होना, उपस्थिति का अविवादित होना ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में निर्णित किया गया है। ये साक्ष्य ग्राह्य था, ये साक्ष्य ग्राह्य था। अगर उपस्थिति का अविवादित होना, उसमें ये कभी कभी माना जाता कि नहीं ये उपस्थित नहीं था, ये था, ऐसी स्थिति में ये जो है ग्राह्य मानी गई साक्ष्य है। उसमें इसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिल सकता है। विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट, विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का भी लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। अगर ये माना जाए कि आ ने बंदूक से फायर किया, बा को लग गई, वैसी स्थिति में विलंब से लेट अगर रिपोर्ट कराने पहुंच रहा है तो उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। मृत्यु के कारण का ज्ञात न हो पाना, मृत्यु के कारण का ज्ञात न हो पाना, अगर मृत्यु के कारण का ज्ञात नहीं हो पाएगा तो इसमें भी अभियुक्त को लाभ, इसमें संदेह का लाभ दिया जाएगा। अभियुक्त दोष मुक्त हो सकता है। मृतक के पास घातक हथियार का भाव प्रतिरक्षा का निषेध, यदि मृतक के पास घातक हथियार का भाव है और घातक हथियार नहीं पाए जाते हैं तो ये भी दोष मुक्ति का आधार नहीं हो सकता है। अभियुक्त को दूसरे पार्ट में, दूसरे रूप में उसको सजा दी जा सकती है। इसमें माना गया है 302 का मुलजिम था और हथियार मौके पे नहीं पाए गए थे, इसमें दो सिद्धि माना गया है। यह है कमला सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज AIR 1994 का है, इसमें व्यवस्था दी गई है। रक्त ग्रुप का मेल न खाना और संस्वीकृति, यदि रक्त ग्रुप का मेल नहीं खाता है और उसकी संस्वीकृति नहीं पाई जाती है तो इसमें भी अपराध स्थापित था। इसमें अगर रक्त ग्रुप मेल नहीं खा रहा है, इसमें ऐसी स्थिति में भी अभियुक्त को लाभ नहीं दिया जाएगा। ये अपराध इसमें स्थापित माना गया है। केरू सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये क्रिमिनल 1994 का है। ये क्रिमिनल लॉ जजमेंट 187 पृष्ठ पर है। जिस चिकित्सक के 100 को देखा है उसी की राय मान्य होगी, मान्य होगी। जिस चिकित्सक ने 100 को देखा उसी की राय मान्य होगी। मित्रों, इसमें यह है कि जिस चिकित्सक ने वहाँ मौके पे देखा है और उसके आधार पे रिपोर्ट तैयार किया है, अगर रिपोर्ट PM तैयार किया है तो उसकी राय उसकी मान्य होगी। अगर रिपोर्ट नहीं तैयार किया है, केवल साक्ष्य देखा है और देखने के आधार पर साक्ष्य दे रहा है तो माना नहीं जाएगी। जब तक उस 100 का, उस मृतक व्यक्ति का उस अगर मेडिकल नहीं किया जाएगा, ये चुड़ैल का मेडिकल नहीं किया जाए, तब तक उसकी राय ऐसे मौखिक रूप से मान्य नहीं होगी। दंड का आधार, दंड के आधार इसमें किसी भी अज्ञात से अगर किसी को मृत्यु कारित की जाती है घटनास्थल पे तो ये साक्ष्यों का समर्थन अगर मान लो किसी कारणवश नहीं हो पाता है, दंडादेश पारित किया जाना नहीं चाहिए। दंड के आधार के रूप में इसको जो है लाभ इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। ये बलबीर सिंह बनाम राज्य का है 1994, ये क्रिमिनल लॉ है। अप्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा गर्भपात, ऐसी स्थिति में अगर अनट्रेंड डॉक्टर है वो भी अगर अपनी राय दे देता है किसी पीड़िता के संबंध में तो वो उसका बेनिफिट ऐसी स्थिति में अभियुक्त को नहीं मिलेगा। ये दो सिद्ध का आधार पर्याप्त है। इसमें ये जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य 1994 क्रिमिनल लॉ का है। ये मित्रों, मेडिकल राय की प्रामाणिकता, मेडिकल राय की प्रामाणिकता के संबंध में उम्र का निर्धारण, अगर मेडिकल के द्वारा उम्र का निर्धारण अगर कोई करता है तो ये सफिशेंट आधार नहीं। इसके लिए सेशन न्यायालय में जहाँ परीक्षण हो रहा है वो सेशन न्यायालय और प्लस उच्च न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं, वो इसके संबंध में उम्र का निर्धारण कर सकते हैं, उनको अधिकार है। अपहरण एवं विवाह,
अपहरण का मुकदमा मित्रों पंजीकृत हो जाने के पश्चात अगर पीड़िता विवाह कर लेती है, विवाह करने के बाद उम्र उसकी 18 साल अपनी बताती है, 164 के बयान में बात आ जाती है, तो अपहरण का आरोप निरस्त हो जाएगा। 2 मृत्युकालिक घोषणाएं प्रभाव। 2 मृत्युकालिक घोषणाओं का प्रभाव मित्रों, अगर किसी बात को लेके अगर कोई पत्नी अगर अपने पति पर और सास पर 2 अलग अलग संदेहास्पद बात बताती है कि नहीं ठीक फला के द्वारा मारा गया है, उसके बाद फला के द्वारा मारा गया है, तो ये संदेह उत्पन्न हो जाएगा, इसमें अभियुक्त को लाभ मिलेगा। ये दोनों मृत्युकालिक जो भी बयान देगी पत्नी के द्वारा ये नहीं मान्य होगा और संदेह का लाभ उसको अभियुक्त को मिलेगा। घटनास्थल पर रक्त का पाया ना जाना। अगर घटनास्थल पर रक्त नहीं पाया जाता है तो ये माना जाएगा कि अगर कोई घटना कारित हुई है और घटना कारित होने के समय उस जगह रक्त मिलना निश्चित है, उस जगह रक्त जो है गिरना अनिवार्य है, कुछ ना कुछ रक्त उस समय घटनास्थल पर अगर मारपीट हुई है लाठी डंडे कुल्हाड़ी किसी हथियार से, तो उस जगह जो है रक्त निश्चित गिरेगा। अगर रक्त नहीं गिरा जाए तो दोषसिद्ध सुरक्षित नहीं मानी जाएगी, दोषसिद्ध इसका आधार नहीं है, इसका संदेह का लाभ मुलजिम को मिलेगा। यह है मिरन बकस बनाम डिल्लू AIR 1994 SC का है। ये मौखिक मृत्युकालीन कथन। मित्रों मौखिक मृत्युकालीन कथन का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई मृत्यु के पूर्व अगर मौखिक कथन दे देती है, कोई ऐसा गजटेड ऑफिसर उपस्थित नहीं होता है, तो ये मान्य नहीं होगा। और ये बताते कि मैं बेहोश हो गई बयान देने के समय, बयान देने के पश्चात बेहोश हो गई, तो ये मान्य नहीं है। ये बब्बू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये हस्ताक्षर का नमूना कब लिया जा सकता है? हस्ताक्षर का नमूना न्यायालय के आदेश पर लिया जा सकता है और विचारण अगर लंबित है या अन्वेषण कोई अधिकारी है तो उसका हस्ताक्षर का नमूना लिया जा सकता है। चित्त विकृति की उपधारणा, पागलपन की उपधारणा कब की जाएगी कि कब ये पागल था और इसने क्या अपराध कारित किया है। कोई पागल व्यक्ति अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर देता है और दूसरे छत पे बैठ जाता है, वहाँ पे बच्चे दिखाई पड़ते, बच्चों से कहता शोर मत मचाइए, और उसके पश्चात फिर कुछ समय पश्चात भी वो अपने को फांसी लगाने का भी प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में और मृत्यु श्वसारोध से मृतका की मृत्यु पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये उसको विकृत चित्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि जिस समय उसने हत्या कारित किया उस समय उसको ये जानकारी थी और अपने होशो हवास में हत्या कारित की, उसका लाभ पागलपन का लाभ उसे नहीं मिलेगा, चित्त विकृत का लाभ उसको नहीं मिलेगा। चिकित्सा परीक्षा में विलंब का प्रभाव। चिकित्सीय परीक्षा में मित्रों विलंब का प्रभाव, ये अभियुक्त को इसका लाभ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई भी चिकित्सा अगर मारपीट के ड्यूरिंग अगर विलंब हो जाता है तो इसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। ये अभियुक्त का किसी प्रकार से इसको लाभ इसमें नहीं मिल पाएगा। ये प्रेम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा निर्धारित किया 1994 का ACC है। हस्तलेख के समय निर्धारण कौन कर सकता है? हस्तलेख का समय निर्धारण करने के संबंध में ये एक दिया गया है, देवराज बनाम हिमाचल प्रदेश के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो इसके विशेषज्ञ होकर वही हस्तलेख का निर्धारण कर सकेंगे। पेट में पाए जाने वाले तथ्यों से मृत्यु के समय सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यदि पेट के अंदर अधपचा भोजन अगर पाया जाता है, उससे मृत्यु का समय का पूर्वानुमान आगे पीछे का नहीं लगाया जा सकता है। ये इसका लाभ मुलजिम को नहीं मिलेगा, अभियुक्त को इसका लाभ नहीं मिलेगा। फायरिंग की 2 आवाज़ें और एक क्षति का प्रभाव। फायरिंग की 2 आवाज़ें होती हैं और क्षति 1 होती है। एक जगह चुटैल की चोट लगती है, एक जगह गोली लगती है और 2 फायरिंग होती है, तो इसका भी बेनिफिट अभियुक्त को नहीं मिलेगा। गोली उसके लगी है, ये साबित है, इससे अपराध इसमें साबित हो रहा है, इसमें दोष सिद्ध हो सकती है, इसमें उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। ये निर्धारित किया है जबर सिंह बनाम राजस्थान की 1994 की रूलिंग के अंतर्गत। घटना के समय का निर्धारण। घटना का समय निर्धारण अभियोजन पक्ष के कथन के अनुसार 3 mm में थी और मरणोपरांत चिकित्सक के अनुसार पेट में मौजूद उसके कुछ आगे पीछे अगर ड्यूरिंग आ जाती है तो इस उच्चतम न्यायालय भी निर्धारित किया है, इसमें घटना को जो संभावित समय होता है वो उसमें आगे पीछे उसका बेनिफिट का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। हस्तलेख नमूने के लिए कौन निर्देशित कर सकता है? हस्तलेख नमूनों के लिए न्यायालय निर्देशित कर सकता है, जहाँ की मामला परीक्षण चल रहा है न्यायालय में, वो न्यायालय उसको आदेश दे सकता है। जो साक्ष्य अधिनियम का उसका उल्लंघन कब होगा? साक्ष्य अधिनियम का उल्लंघन ऐसी स्थिति दोनों हस्तलेख जब एक व्यक्ति के द्वारा रचित पाए जाते हैं, दोनों को मिलान किया जाएगा, ऐसे में उसका उल्लंघन हो सकता है।
अगर दोनों में तालमेल नहीं होता है हस्तलेखों में, तो उल्लंघन उसका माना जाएगा। आत्महत्या की वैधानिकता, आत्महत्या की वैधानिकता को 309 धारा को निरस्त कर दिया गया है, 302 में परिवर्तित कर दिया गया है। ये 302 हत्या ही मानी जाएगी, 309 जो निरस्त कर दी गई है, इसकी वैधानिकता जो 302 में ही प्रमाणित होगी, तभी यह हत्या की दोषी होगा। मृत्युकालीन कथन करते समय कथनकर्ता के दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। मृत्युकालिक बयान के समय बयानकर्ता जो भी बयान रिकॉर्ड करेगा, और मृत्युकालिक के समय जिस समय बयान हो रहा, होशो हवास में, चित्त में हो, जो भी बयान दे रहा उसका परीक्षण करेगा। परीक्षण करने के पश्चात उसका बयान लेगा। होशो हवास और दिमाग की हालत ठीक है तभी वो बयान मान्य होगा। अगर उस समय उसकी हालत ठीक नहीं है तो बयान मान्य नहीं होगा। उसमें बेनिफिट, उसका लाभ जो है अभियुक्त को मिलेगा। एक से अधिक मृत्युकालिक कथन, अगर एक से अधिक बार अगर मृत्युकालिक उसका बार बार अगर बयान आ रहा है, बार बार बयान बदल के आ रहा है, तो वो उसका लाभ भी मुलजिम को मिलेगा। हत्या की आशय की उपधारणा, हत्या की आशय की उपधारणा, कोई अगर हत्या कुल्हाड़ियों से की जाती है, उसको अवधारित किया जाता है कि परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर मात्र उसको एक चोट पहुंचाना कहा जाता है। तो इस प्रकार हत्याकारित इसका अगर उदाहरण निश्चित नहीं है तो इसका जो है लाभ मुलजिम को मिलेगा। मैथुन के अभ्यस्त होने की उदाहरण, इस तरीके से बलात्कार की लड़की कोई 14 वर्ष की है, उसके संबंध में निश्चित किया गया है हाइमेनिट एक्ट के संबंध में, तो इसके संबंध में भी उसका लाभ मुलजिम को नहीं मिलेगा। उपकरण को ना पाया जाना, बलात्कार का निषेध नहीं है, उसमें भी लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। स्तन खरोंच बल प्रयोग का उदाहरण, इसमें भी मुलजिम का लाभ नहीं मिलेगा। पीठ पर क्षति का पाया जाना, बलात्कार का निषेध नहीं, इसमें भी मुलजिम को लाभ नहीं मिलेगा। यौन के क्षेत्र में बलात्कार की उदाहरण, इसमें भी मुलजिम को लाभ नहीं मिलेगा। बलात्कार के लिए अल्पप्रवेशन पर्याप्त निर्पात आवश्यक नहीं, इसमें भी अभियुक्त को लाभ नहीं मिलेगा। बलात्कार में परीक्षा अधिनियम का लाभ, बलात्कार के मामले में परीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। मृत्युकालिक कथन की अपुष्टि प्रभाव, मृत्युकालिक अगर कोई बयान होता है उसकी अपुष्ट रूप से उसका प्रभाव जो है उसमें पड़ेगा। अगर मृत्युकालिक कोई बयान हो गया है, डीडी अगर होशो हवास से लिखी गई है, तो वो मान्य है, उसका लाभ जो है मुलजिम को नहीं मिलेगा, उसमें दोष सिद्धि होगी। सेरोलॉजिस्ट की राय, जो भी वहाँ परीक्षण की राय आती है, तो वो भी अगर कोई गड़ासे से हत्या की जाती है, उसकी जांच परीक्षण की रिपोर्ट अगर आ जाती है, वो रिपोर्ट, उसमें विलम्ब से भी रिपोर्ट आ सकती है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट अगर उसमें मिश्रण अगर हो जाता है गड़ासे और उसका कम्बिनेशन नहीं हो पाता है या मानवरत नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उसका लाभ जो है संदेह से परे साबित नहीं हो पाएगा, मुलजिम को लाभ मिलेगा। दो विपरीत चिकित्सकों की राय मृत्युदंड की उपधारणा, अगर जहाँ दो विपरीत चिकित्सक उनके भिन्न भिन्न राय आ रही मृत्यु के संबंध में, ये उचित नहीं, इसमें इसका भी मुलजिम का लाभ मिलेगा, इसमें भी कारावास उसको नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति जहाँ दो भिन्न चिकित्सक की राय होगी, वैसी स्थिति में मुलजिम को लाभ मिलेगा। इसमें मार्मिक अंग की चोट का ना पाया जाना, कभी कभी होता है वाइटल पार्ट होता गर्दन से ऊपर सर का भाग, और गर्दन और कमर के मध्य का भाग ये वाइटल पार्ट मानता है, जिसे मार्मिक भाग कहते हैं। इस चोट अगर यहाँ नहीं पाई जाती है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर वो धारा 302 की बजाय 304 में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें लाभ मुलजिम को मिलेगा। अगर मार्मिक भाग में चोट अगर नहीं पाई जाती है और हत्या अपराध कारित किया जाता है, तो वो लाभ उसको मुलजिम को मिलेगा, और 304 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका लाभ मुलजिम को मिलेगा और मुकदमा छूट जाएगा। अब मिश्रित दूध का पाया जाना, अगर आप मिश्रित दूध पाया जाता है, मिलावट का दूध पाया जाता है, इसमें 272 IPC के अंतर्गत अपराध है, इसमें आजीवन कारावास है। अगर आप मिश्रित दूध पाई जाती है, आप मिश्रित शराब पाई जाती है, तो इसमें आजीवन कारावास 272 IPC के अंतर्गत। तो ये इसमें अगर इसकी परीक्षण रिपोर्ट आ जाती है और ये परीक्षण रिपोर्ट इसकी मान्य है, इसी आधार पर दोष सिद्ध का आधार पर्याप्त है, इसमें इसको दोष सिद्धि हो सकती है। चिकित्सक की राय का समर्थन होना, चिकित्सीय राय जो है एक समर्थित साक्ष्य है। ये राय जो है चिकित्सक अपने समर्थन में देते हैं, अभियोजन के समर्थन में देते हैं, और जो साक्ष्य देते हैं, जो भी पीड़ित पक्षकार होता है उसके पक्ष में अपनी राय देते हैं, और जो समर्थित राय होती वही मान्य होती है। हस्तलेख की परीक्षा न कराया जाना, हस्तलेख की परीक्षा न कराया जाना, अगर हस्तलेख उसमें नहीं पाया जाता तो उसका परीक्षण नहीं कराया जा सकता है। हस्तलेख कोई इसका विशेष ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं होगी कि अगर हस्तलेख उसका परीक्षण वगैरह इसका है या नहीं है, उसका लाभ मुलजिम को नहीं मिलेगा। जो भी घटना कारित हुई, जो भी मेडिकल हुआ है, जो मेडिकल का अपना बयान दे दिया, वही पर्याप्त है, वो सजा का आधार इसके लिए पर्याप्त है। चोट से मृत्यु का संबंध न होना,
कोई भी चोट अगर उसके कारित की गई है, उसका मृत्यु से क्या क्या संबंध है। तो अगर कोई चोट कारित की गई है तो अगर उसका उससे संबंध नहीं पाया जाता, जैसे कोई चोट ऐसी है जिससे उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है और उससे उस चोट का संबंध नहीं हो सकता, तो उसमें उसका संदेह का लाभ मुलजिम को दिया जाएगा और उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती है अगर चोट उससे नहीं मिल रही है। तो द्वितीय विवाह साबित करने के लिए रक्त परीक्षण नहीं कराया जा सकता है। द्वितीय शादी करने के लिए, द्वितीय विवाह कराने के लिए उसका रक्त पति पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाता है कि नहीं दूसरी शादी किया है और दूसरे से बच्चे उत्पन्न हैं, तो वो उसके लिए जो है रक्त परीक्षण नहीं कराया जा सकता। ये विधिक रूप से इलीगल होगा, रक्त परीक्षण नहीं कराया जा सकता। इस तरीके से मित्रों आप आज को हमको संक्षिप्त विवरण इसमें हम दिए हैं, इसमें और विधिक सेगमेंट में और हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मित्रों धन्यवाद।